जंतु और पौधों में अंतर। तो पहले हम देखें व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? अर्थात सजीव क्या है? जीवन शब्द को परिभाषित करना बहुत कठिन है। यानी सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसे आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता, परंतु हम कह सकते हैं कि जो भी शरीर बॉडी संरचना सजीवों के लक्षण प्रदर्शित करता है उसे हम कहते हैं कि उसमें जीवन है, और वह जिसमें जीवन है वह सजीव है। ना देखें कि जो संरचनाएं जीवन संबंधी लक्षण प्रदर्शित करते हैं हम कह सकते हैं कि उनमें वह सजीव हैं, वह जीवित है। जो भी संरचनाएं जीवन संबंधी लक्षण प्रदर्शित करते हैं हम कह सकते हैं कि उनमें जीवन है और वह सजीव हैं। अन्यथा जीवन शब्द या सजीव को परिभाषित करना कठिन है। तो अब देखते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण क्या हैं, इस बात को आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। सजीवों के लक्षण में मूल लक्षण उपापचय को माना जाता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म। नंबर 1 मेटाबॉलिज्म। उपापचय। सभी सजीवों के शरीर में अनेक निर्माणकारी व विघटनकारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिसमें कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में अनेक जैविक अणु इधर उधर गति करते हुए बड़े जैविक अणुओं में बदलते रहते हैं, या बड़े जैविक अणु टूटकर छोटे जैविक अणुओं में बदलते रहते हैं। इन्हीं सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म उपापचय कहते हैं। उपापचय में 2 मुख्य क्रियाएं आती हैं। नंबर 1 एनाबॉलिज्म। नंबर 2 केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं, और ये अपक्षयकारी क्रियाएं होती हैं। अर्थात एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का संश्लेषण करते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में छोटे छोटे अणु
बनते हैं, अर्थात बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु बनते हैं। इन्हें अपक्षयकारी क्रियाएं कहते हैं। निर्माणकारी क्रियाओं में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण यानी संश्लेषणात्मक क्रियाएं होती हैं। कैटाबॉलिज्म में श्वसन, पाचन जैसी क्रियाएं होती हैं। अब देखिए बच्चों, ये ऐसा हेडिंग है जिसके अंतर्गत जो आप नॉर्मली कह दिया करते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव में पाचन होता है, सजीवों में पोषण होता है, सजीव गति करते हैं, सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है, सजीवों में अनुकूलन क्षमता होती है, सजीवों में शीत, ठंड, गर्मी आदि को सहन करने, आभास करने की क्षमता होती है। ये सब सजीवों में पाया जाता है। वो सभी के सभी लक्षण इन्हीं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में हम देख रहे हैं कि बड़े अणु छोटे अणुओं में बदल रहे हैं, छोटे अणु बड़े अणुओं में बदल रहे हैं, अर्थात जीव द्रव्य के अंदर अनेक अणु इधर से उधर गतिशील हैं। इसलिए सिंपली एक शब्द में कह सकते हैं, सजीवों का सबसे मूल और मूलतः लक्षण है वह इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट विद इन द सेल। कोशिकाओं के अंदर अदृश्य आणविक गतियाँ ही सजीवों के मूल लक्षण हैं। जब तक यह गति चलती रहती है तब तक उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, और उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं तब तक उसमें वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन आदि क्रियाएं होती रहती हैं, और कहत हम कह सकते हैं कि उनमें संजीवन है। तो इस तरह से आप इस हेडिंग को डालेंगे कि परिभाषा और उदाहरण केवल लिखेंगे, और लिखेंगे यह क्रियाएं केवल सजीवों में होती हैं। यह जीव विज्ञानी ही समझ सकता है, सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। सामान्य लोग जो जीव विज्ञान के जानकार नहीं हैं वह इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। उन्हें समझने के लिए हम कौन से लक्षण प्रयोग करते हैं, तो आप देखें उसमें पहला है शेप एंड साइज। आकार शेप एंड साइज, आकार। आकार या माप। अब देखें सभी जीवों का आकार निश्चित होता है, निर्जीवों का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे आप ईंट को ले लीजिए जो निर्जीव है, कहीं पर ईंटें छोटी बनती हैं, कहीं पर बड़ी बनती हैं, ये निर्जीव है। कुर्सी आप ले लीजिए, कोई कुर्सी किसी आकार का, कोई बड़ी कुर्सी, कोई छोटी कुर्सी बनती है। लेकिन जब हम एक सजीव का नाम लेते हैं जैसे गेहूँ, तो हमको एक इमेजिन हो जाता है कि गेहूं का पौधा कितना बड़ा होगा। इसीलिए किसान जो है गेहूं की बुआई 3 से 4 इंच के इंटरवल पर करता है, जबकि आम का पौधा जब लगाता है तो वह 2 से 3 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर पौधे लगाता है, क्योंकि उसे इमेजिन हो जाता है कि ये आम का पौधा सजीव है, इसका आकार इतना होगा। तो इसलिए आप एक लाइन में कह सकते हैं सजीवों का आकार निश्चित होता है, पूर्वानुमानित होता है, जबकि निर्जीवों में इसका आकार पूर्वानुमानित नहीं होता है। दूसरा मुख्य हेडिंग है कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर
एंड प्रोटोप्लाज्म। सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार का जैविक तरल भरा रहता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। सजीव, ध्यान रहे बच्चे, सजीव जंतु भी हैं और पौधे भी हैं, सब सजीव हैं जिनमें यह लक्षण है। अर्थात जिस भी संरचना में कोशिकाएं पाई जाएंगी, जो भी संरचनाएं एक या अनेक कितनी भी कोशिकाएं हों, वह सजीव कहलाएंगे। जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी वह सजीव नहीं कहलाएंगे। तीसरा है न्यूट्रिशन। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन। पोषण। सभी सजीव कुछ न कुछ खाते हैं, जंतु उन्हें पचाते हैं और फिर उनमें जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। जंतुओं में पोषण क्रिया 5 चरणों में होती है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। लेकिन पौधों में ऑटोट्रॉफिक पोषण होता है, स्वपोषण होता है, जिससे उसमें जो है यह 5 चरण नहीं होते। परंतु कोई भी हो, जंतु या पौधे हो, सब में पोषण क्रिया होती है। इस पोषण क्रिया के द्वारा अपने वातावरण से भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं या बनाते हैं और उन्हें उपयोगी बनाते हैं। निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं। निर्जीव में हम कहते हैं भाई हमारी मोटरसाइकिल पेट्रोल खाती है, लेकिन पेट्रोल खाने में पचाने की आवश्यकता नहीं है और उनमें जो है एंजाइमिक एक्शन नहीं होता है, इसलिए हम उसे पोषण नहीं मानते। वृद्धि। 5वां पॉइंट है वृद्धि, ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वृद्धि, ग्रोथ। सभी सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। सजीवों की वृद्धि आंतरिक व अस्थायी होती है। आंतरिक व अस्थायी होती है, जबकि कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, उनकी वृद्धियां बाह्य होती हैं और अस्थायी होती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मैजिक बाल जो लाते हैं पानी में डाल देते हैं, बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर सुखा देते हैं, छोटा हो जाता है। पृथ्वी के नीचे बलुआ पत्थर हमेशा बनता रहता है, लेकिन उसमें कण चिपकते रहते हैं, इसलिए वह बाह्य वृद्धि है। तो सजीवों की वृद्धि आंतरिक व अस्थायी होती है, इर्रिवर्सिबल होती है, अपरिवर्तनीय होती है। छठा है गतियाँ। सभी सजीव गति करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, या पेड़ पौधे उनकी डालियाँ इधर उधर मुड़ती रहती हैं सूर्य के अनुसार या पृथ्वी के अनुसार, जल की खोज में जड़ें वृद्धि करती रहती हैं। लेकिन जो निर्जीव की गतियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल चलती है, कार चलता, हवाई जहाज उड़ती है, यह गतियाँ बाह्य प्रेरित होती हैं। तो सजीवों की गतियाँ स्वयं प्रेरित होती हैं, आंतरिक होती हैं, जबकि निर्जीवों की गतियाँ बाह्य प्रेरित होती हैं, इंजन द्वारा चलाया जाता है। तो ये गतियाँ हुई, छठा पॉइंट। फिर उसके बाद आप देखें कि रेस्पिरेशन, श्वसन होता है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। सभी सजीव श्वसन करते हैं। सजीवों में
भोजन पदार्थों को जलाने के लिए ऑक्सीजन की सहायता या बिना ऑक्सीजन के ही भोजन पदार्थों को जला करके उनसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उसी ऊर्जा को उपयोगी कार्यों में खर्च करते हैं। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता, लेकिन निर्जीवों में दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो सजीवों के श्वसन एंजाइमों के द्वारा होते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। निर्जीवों में दहन क्रिया होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उत्तेजनशीलता, सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी। उत्तेजनशीलता समन्वयता। सभी सजीव अपने आसपास के वातावरण के महसूस करते हैं, दुख दर्द होता है, उनका एहसास होता है। निर्जीवों में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। 9वां है जनन। सभी सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, निर्जीवों में ऐसी क्रिया नहीं होती है। तो बच्चों, ये हेडिंग डाल करके जो हम बोले हैं बार बार सुनिए, उसको 2-2 लाइन लिखते जाइए और ये इतने हेडिंग डालिए। किताबें आपके पास होंगी, किताब में यही हेडिंग लिखिए। अलग अलग किताबों में बहुत सारे हेडिंग्स दिए हैं, लेकिन हमारे अनुसार इतने से ही आपका सारी बातों का व्याख्या हो जाता है। और इन्हीं हेडिंग्स को देख करके और इसके अंदर 2-2 लाइन लिखिए। नेक्स्ट टर्न पर आपको हम बताएंगे जंतु और पौधों में अंतर। फिर इतना लिखने के बाद आप लिखिए सजीव और निर्जीव में अंतर। जैसे हम बोलते आए हैं, लिखते चले जाइए, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। फिर नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे जंतु और पौधों में अंतर।